ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 मई द हिंदू न्यूज़ की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज फिनलैंड हैज फाइनली डिसाइडेड कि वो नाटो मेंबरशिप चाहता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यूरोप के अंदर, यूरोपियन क्राइसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है डिसीजन लिया है फिनलैंड ने कि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो नाटो ज्वाइन करे, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कंफर्म हो गया है, ऑफिशियली इन्होंने ये बात को अनाउंस कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि नाटो मेंबरशिप ज्वाइन की है, इन्होंने अपनी तरफ से अपने इंटेंशंस क्लियर किए हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नाटो ग्रुप कि इनके एप्लीकेशन को मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी। फिनलैंड के साथ साथ एक और कंट्री स्वीडन भी पूरा पूरा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में 2-3 जगह अलग अलग कवरेज आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पेशली ये ध्यान रखते हुए कि अभी जो पूरे यूक्रेन वॉर का जो पूरा एजेंडा है, यूक्रेन वॉर क्यों हो रहा है, यूक्रेन वॉर के पीछे यही नाटो की मेंबरशिप रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसा करने के बाद से 3 महीने सोच समझ करके और ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, अभी हम लोग को नाटो मेंबरशिप चाहिए। उसकी मतलब क्या है, इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, और सवाल है आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए, अभी तक टोटल 30 मेंबर्स है नाटो के। आपको बताना इनमें से कौन सी कंट्री है जो लेटेस्ट मेंबर बनी थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का। आपके सामने ऑप्शन है 4, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बेनिया और यूक्रेन। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे देखिए, आपने इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल आप पढ़ रहे होंगे, हर जगह हर न्यूज़पेपर, पूरी वर्ल्ड मीडिया इस बात को कवर कर रही है कि फ्रॉम न्यूट्रल टू नाटो, कि कैसे फिनलैंड एक ऐसा देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये रहा है पूरी तरह से न्यूट्रल। इसने कभी भी किसी भी क्राइसिस में कोई भी कमेंट्स पास नहीं किए और पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये एकदम से आपका न्यूट्रल रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया पिछले करीब करीब 80 सालों में, ऐसा क्या हुआ कि न्यूट्रल से नाटो तक चला गया है फिनलैंड। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। ये जो पूरा मोमेंटल शिफ्ट हुआ है, इसकी एक बहुत लॉन्ग टाइम हिस्ट्री है। इसके पीछे जो पुराने रिलेशन है फिनलैंड के और सोवियत यूनियन के, जो रिश्ते रहे थे, और किस तरह से 1939 में एक बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट रहा था अगेंस्ट द फिनलैंड फ्रॉम यूएसएसआर, जब स्टालिन ने किया था अटैक फिनलैंड के ऊपर, और कैसे बाद में मॉस्को ट्रीटी साइन हुई। ये पूरा का पूरा केस, पूरा सिनेरियो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करो कि एक्चुअली में अगर कल को मान लेते हैं फिनलैंड मेंबर बन जाता है नाटो का, तो इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? क्या फिनलैंड को बेनिफिट होगा, या नाटो के जो मेंबर्स हैं, स्पेशली यूएस और उसके क्लोज अलाइज, उनको इसका ज्यादा जो है बेनिफिट होगा? तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर आप इस पूरे एक्सप्लेनेशन को अगर आप समझेंगे, देन यू विल रियलाइज अ फ्यू थिंग्स। यहाँ पे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया, फ्रंट पेज पे ही न्यूज आई है ये कंफर्मेशन के लिए कि हाँ बिल्कुल हम अप्लाई करने वाले हैं, और बिना डिले, विदाउट एनी फर्दर डिले, इसको जितना जल्दी होगा हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी मेंबरशिप एप्लीकेशन की बात हो रही है। इसके साथ साथ जो स्वीडन है, उन्होंने भी कहा है कि हमें भी सपोर्ट चाहिए नाटो मेंबर्स की, और वो भी बहुत जल्दी जो है इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए ध्यान से। ये आपके वेस्टर्न यूरोप का जो है आपका पूरे एक तरह से कह लीजिए पूरे यूरोप का एक मैप है आपके सामने। ये जो आप एक लैंड मास, यहाँ पे बाउंड्री देखिए, ये है फिनलैंड की और रशिया की बाउंड्री। ये पूरा रशिया है, और इधर से ये है पूरे यूक्रेन और यूक्रेन की बाउंड्री अलोंग विद द रशिया। एक और कंट्री जिसकी बाउंड्री टच हो रही है, ये है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस जो है अभी तक ये फेवर में रहा है किसके? रशिया की। तो बेलारूस तो एक प्रो रशियन कंट्री है, इनको फेवर करती है। ये क्रीमियन पेनिनसुला है जिसको ऑलरेडी रशिया ले चुका है 2014 में। ये है आपका ब्लैक सी, जिसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन का क्रीमिया छीना था रशिया ने 2014 में। अब यहां से आप जितने भी ये ब्लू कलर की कंट्रीज देख रहे हैं, यहाँ पे आइसलैंड से लेकर के ये आपकी जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया, पोलैंड, रोमानिया, टर्की, ये सारी की सारी जो इस कलर में है, दे आर ऑल नाटो मेंबर। ये सब की सब जो है
नाटो की मेंबर है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ये बाल्टिक कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जो नाटो की मेंबर भी हैं और जिनकी बाउंड्री टच हो रही है। मैं येलो से इसलिए मार्क कर रहा हूं, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री टच होती है रशिया के साथ में डायरेक्टली, और ये नाटो मेंबर भी है। इसके अलावा और किसी भी नाटो मेंबर की जो है डायरेक्टली बाउंड्री टच नहीं होती है। और रशिया बहुत टाइम से, इनफैक्ट रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक जो मेन एजेंडा है वो यही है कि नाटो मेंबर्स को या नाटो फोर्सेस को रशिया से दूर रखना। रशिया की सिक्योरिटी थ्रेट में सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि भाई नाटो के मेंबर जो है, नाटो की फोर्सेस उनके आसपास नहीं होने चाहिए। आप ये बात समझिए कि जो नाटो है, नाटो काम करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल पे। ये कलेक्टिव डिफेंस कह सकते हैं, कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल, इनका आर्टिकल 5 जो है वो इस बात के बारे में कहता है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कल को रशिया अटैक कर दे, लेट अस से इन कंट्रीज के ऊपर अटैक हो जाए, जो आपके बाल्टिक कंट्रीज हैं, इनके ऊपर अटैक का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर मिल करके रशिया पे अटैक कर देंगे और रशिया को 30 कंट्रीज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये है कलेक्टिव डिफेंस का, कि एक कंट्री का मतलब है सभी कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा और सारी कंट्रीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है एक दूसरे कंट्री की हेल्प करने के लिए। अब बार बार ऑब्जेक्शन यही है, नाटो, रशिया का मेन ऑब्जेक्शन ये है कि डू नॉट एक्सपैंड द नाटो, नाटो को और एक्सपैंड मत कीजिए। 30 मेंबर हैं और एक सिंगल मेंबर भी नहीं चाहिए, और स्पेशली ईस्ट वर्ड तो बिल्कुल नहीं। और यहां पे आप देखिए फिनलैंड ने जो ये बात कही है, इनकी करीब करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा की बाउंड्री है रशिया के साथ में। इनफैक्ट सबसे बड़ी बाउंड्री फिनलैंड की लगती है रशिया के साथ में। और यहां पे अगर ये कल को नाटो का मेंबर बनेगा तो सीधा सीधा नाटो की फोर्सेस कहां डिप्लॉय हो सकती हैं? आपके फिनलैंड के अंदर, जो रशिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा। और इसीलिए ये पूरा मामला जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट, ऐसी कंट्री जो बाउंड्री शेयर कर रहा है रशिया के साथ में, और ये अगर ऑफिशियली कह रहा है कि मुझे नाटो की मेंबरशिप चाहिए, और इसके बाद स्वीडन भी इच्छा जाहिर कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ये पूरा जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया रशिया का, इट इज अंडर द सिक्योरिटी थ्रेट। और आप ये भी देखिए कैपिटल मॉस्को भी यहाँ से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में, और ऑलरेडी जो यूक्रेन हॉस्टिलिटी चल रही है वो तो चल ही रही है, तो इन सब बातों को देखते हुए ये मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नाटो की अगर हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो पूरा आपके सामने एक पिक्चर है। यहाँ पे सारे नाटो मेंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ऑल द 30 मेंबर्स ऑफ द नाटो, जिसमें कनाडा, यूएस जो मेजर पार्ट है, मेजर जो कंट्रीज रही हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो इनिशियली नाटो को एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1949 में, जब कोल्ड वॉर, यहीं से आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्चुअली जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया भर में दो आइडियोलॉजीज के बीच में जंग छिड़ गई, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। कैपिटलिज्म का झंडा उठा रखा था यूएस ने, और सोशलिज्म को बियर करता था आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। उसके बाद से पूरे दोनों ही कंट्रीज में अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए एक मानो एक रेस लग गई, एक होड़ लग गई, और दोनों ही जो कंट्रीज हैं अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने लगे। उस टाइम पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करता है यूएसए, और कहता है कि जो जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जो जो मेरा अलाय बनना चाहता है डिफेंस में, कल को आपके ऊपर कोई, आपकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेवारी है, कोई अटैक करेगा तो हम मिल करके उसको मुकाबला करेंगे। वहां से शुरुआत होती है, और 1949 से लेकर के आज 2022 तक ये नाटो एक्सपैंड करता ही जा रहा है, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। क्योंकि रशिया कहता है कि अगर आपने नाटो बनाया था सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, जब सोवियत यूनियन 1991 में खत्म हो गया, तो अब नाटो की जरूरत क्या है? नाटो की जरूरत है, और नाटो को एक्सपैंड करने की तो कोई भी लॉजिक आपका नहीं बनता, और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि नाटो के मेंबर आकर के उसके बॉर्डर पे खड़े हो जाए। सो व्हाट वुड अ मेंबरशिप मीन एंड विल इट बेनिफिट नाटो एज वेल? तो क्या अगर कल को फिनलैंड को मेंबरशिप मिलती है तो कितना बेनिफिट फिनलैंड को है, कितना बेनिफिट नाटो को है, इस बात को जरा समझ लेते हैं। सो अगर ऐसे में बीइंग अ मेंबर ऑफ नाटो, अगर फिनलैंड को नाटो की मेंबरशिप मिलेगी, इट विल गिव द नेशन अ सिक्योरिटी गारंटी अंडर द अलायंस आर्टिकल 5, जो मैंने कहा कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो फिनलैंड रिलैक्स ये हो जाएगा कि कल को किसी भी वजह से अगर रशिया या कोई भी कंट्री उस पर अटैक करेगी तो उसके साथ उसके डिफेंस के लिए, कलेक्टिव डिफेंस के लिए 30 नाटो के मेंबर खड़े हैं। इट guarantees a military response and protection by NATO countries if any member of the organization comes under the attack. अगर यूक्रेन
ऑलरेडी मेंबर होता नाटो का, तो यूक्रेन के ऊपर कभी भी अटैक नहीं होता, ये बात भी फैक्ट है। यूक्रेन पे अटैक नहीं हो सकता था अगर नाटो की मेंबरशिप उसके पास होती, क्योंकि रशिया ये गलती नहीं करेगा कि एक ऐसी कंट्री पे अटैक कर दे जहां पे उसको 30 कंट्रीज का सामना करना पड़े। ठीक है, उसी चीज को देखते हुए, उसी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए आज फिनलैंड जो है ये कदम उठा रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ा फेलियर है रशिया के पूरे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का। आप इस बात को समझें कि यूक्रेन को अटैक करने के पीछे लॉजिक यही था कि भैया नाटो का मेंबर हम इसको नहीं बनने देंगे, यानी कि एक और नाटो का मेंबर नहीं चाहिए। अब यही इसी प्रीटेक्स्ट के ऊपर रशिया ने इतना बड़ा कदम उठाया। रशिया एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था दुनिया में कि देखो, कोई भी कंट्री अगर नाटो को ज्वाइन करेगी या करने की सोचेगी, उसका मैं यूक्रेन वाला हाल करूंगा। लेकिन 3 महीने के डिवास्टेशन देखने के बाद, 3 महीने का भयंकर युद्ध देखने के बाद भी अगर आज दो कंट्रीज स्वीडन और फिनलैंड एक्चुअली में इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें नाटो का मेंबर बनना है, इट इज अ बिग टाइम फेलियर ऑफ व्लादिमीर पुतिन एंड बिग टाइम फेलियर ऑफ रशियन डिप्लोमेसी। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ फायदा फिनलैंड को नहीं है, नाटो भी बहुत ईगर है, बहुत ही ईगरनेस शो कर रहा है कि हाँ, फिनलैंड और स्वीडन को अपना मेंबर बनाएंगे। यूजुअली बिकमिंग ऑफिशियल नाटो मेंबर कैन टेक अप टू अ ईयर एज इट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर स्टेट। क्योंकि देखो, जब तक आप मेंबर नहीं बन सकते, जब तक सारे स्टेट आपको अप्रूवल नहीं देते, और लगभग साल से ऊपर का समय लगता है। हालांकि नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने इंश्योर किया द कंट्रीज कुड क्विकली ज्वाइन and the organization would make a full security arrangements during the interim period। अब यहाँ पे इस चीज, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अगर एक पूरा साल लगाओगे पूरा फुल मेंबरशिप देने में, हो सकता है उससे पहले स्वीडन और फिनलैंड पे अटैक हो जाए। तो यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस को नाटो ने भी स्पीड अप कर दिया कि जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो, और जब तक आपका पूरा वो फॉर्मल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती, तब भी आपको फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिया जाएगा। ये है पूरा मामला। और यहाँ पे जो है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि फिनलैंड के केस में तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ही बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पे करती है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री करीब करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा की बाउंड्री शेयर कर रहा है रशिया के साथ में, और फिर ये मेंबर बनना चाहता है। इसका मतलब ये होगा, अगर फिनलैंड को, फिनलैंड बहुत क्रूशियल नाटो के लिए, अगर किसी तरह से फिनलैंड को नाटो के साथ जोड़ दिया जाए, आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे नाटो का इन्फ्लुएंस होगा। 1300 किलोमीटर रशिया का जो सिक्योरिटी है वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फिनलैंड के ऊपर अगर आप आ जाओगे, फिनलैंड के ऊपर नाटो फोर्सेस का मतलब होगा इस पूरे बाल्टिक सी के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। अगर स्वीडन भी आ जाए तो फिर कहना ही क्या है कि पूरे बाल्टिक सी के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होगा, स्ट्रांग होल्ड होगा नाटो फोर्सेस का। ये गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, हर जगह जो है यहाँ पे पूरे इस वाटर बॉडी पे और नियर बाय एरियाज पे एक ऐसा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है यूएस बेस्ड अलायंस कर पाएगा, जो रशिया के लिए बिल्कुल भी किसी भी तरह से फेवरेबल नहीं है। और ऐसे में इस टाइम पे भी अगर ये कंट्रीज इन सबको इग्नोर करके नाटो ज्वाइन करती हैं, तो ये डेफिनेटली एक सिंबॉलिकल कॉन्सिक्वेंस होगा। ये एक्चुअली मैसेज देना चाहती हैं कंट्रीज, रशिया को मैसेज देना चाहती है कि आप इस तरह से अपने पावर दिखा करके, स्ट्रेंथ दिखा करके आप किसी कंट्री को डरा नहीं सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप एकलौते यहाँ पे बुली करने के लिए बैठे हो, आप किसी भी कंट्री पे अटैक करो और हम कुछ भी ना करें, इन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, इसीलिए हम नाटो ज्वाइन करेंगे। और ये दिखाना चाहते हैं रशिया को कि ये आपका डिप्लोमेटिक फेलियर है, क्योंकि आपके डराने धमकाने के बावजूद भी हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहीं पे एक आर्टिकल भी आया है, मैं चाहता हूं आप द हिंदू न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल फ्यूल टू फायर को भी साथ में जरूर ऐड करें। फोकस मस्ट बी ऑन रशियाज एंडिंग द वॉर एंड नॉट ऑन एक्सपैंडिंग नाटो। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रियलिस्टिक आर्टिकल है। समझिए आज की सिचुएशन आपको मैंने बता दी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि भैया रशिया इस वॉर को खत्म करे, यूक्रेन क्राइसिस को खत्म करे, ऑन टेबल बैठे और एक डिसीजन लिया जाए कि भैया नाटो को हम किसी भी कीमत पे एक्सपैंड नहीं करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस से भी लेगा और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रशिया भी लेगा, बिकॉज ऐसे टाइम पे इन दो कंट्रीज की नाटो मेंबरशिप लिटरली इस आग में घी का काम करेगी। अगर कल को गलती से भी ये नाटो के मेंबर बन गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है दुनिया भर में। ये इंस्टेबिलिटी का कारण बनेगा। दोस्तों याद कीजिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है
जो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा सकती है। एक्चुअली में 1962 में आखिरी बार एक ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसको हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद से अब दुनिया में पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई पिछले 60-70 सालों में जहां पे फिर से दुनिया एक वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। और नाटो को एक्सपैंड करने का मतलब होगा इस वर्ल्ड वॉर 3 की आग में और ज्यादा घी डालना। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो आज की दुनिया को किसी भी कीमत पे ये गवारा नहीं होगा। आप इमेजिन कीजिए, इस बात को समझिए कि जो फिनलैंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, आज वही फिनलैंड नाटो के अंदर जाकर के कॉज बनेगा, कारण बनेगा यूरोप की इंस्टेबिलिटी का। हो सकता है ये कारण बन जाए, ये एक्ट कारण बने वर्ल्ड वॉर 3 का भी। इसी तरह से स्वीडन ने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं नाटो को मेंबर बनना। रहे स्वीडन जो है पिछले 200 साल, इमेजिन कीजिए, पिछले 200 साल में स्वीडन ने एक छोटा सा भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया है। 200 सालों से अपने आप को मिलिट्री अलायंस से बिल्कुल दूर रखा है। और ये बहुत बड़ा रीजन है स्वीडन की प्रोग्रेस और इसके जो है डेवलपमेंट के पीछे। 200 साल न्यूट्रल रहने के बाद आज स्वीडन भी इच्छा जाहिर करता है कि हाँ, हम जो है मेंबर बनेंगे नाटो के। और इट विल लीड टू, स्वीडन का लॉजिक ये है कि हमारे नाटो ज्वाइन करने से पूरे बाल्टिक एरिया में स्टेबिलिटी आएगी और सारे नॉर्डिक रीजन्स जो है स्टेबल हो जाएंगे। नॉर्डिक कंट्रीज मैंने आपको पहले बताया था। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से? देयर आर 5 कंट्रीज, जिसमें हम आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 5 कंट्रीज हैं जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। अब अगर ऐसा हो गया, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक सेटबैक फॉर रशियन प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल भी उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। जब से इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन आए हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा पिलर रहा है नाटो को कमजोर करना। या तो नाटो को खत्म कर दूंगा या फिर नाटो का एक्सपेंशन को रोक दूंगा, कोई नया मेंबर में ऐड नहीं करने दूंगा। इसी बात को, इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए यूक्रेन में 3 महीने से लड़ाई लड़ रहा है रशिया, लेकिन वो सारा जो पॉइंट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ पे मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा इतिहास में पीछे लेकर के जाना। फिनलैंड का ऐसा एक्शन क्यों ज्यादा खतरनाक है, उसके लिए समझो फिनलैंड की बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, एक हॉस्टाइल पास्ट रहा है यूएसएसआर के साथ में। दोस्तों याद कीजिए, जब स्टालिन हुआ करते थे, जो प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, स्टालिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में एक्चुअली फिनलैंड को इन्वेड किया था और कई सारे टेरिटरीज की डिमांड की थी। बाद में एक ट्रीटी साइन हुई, फिनलैंड को ट्रीटी साइन कराई गई, मॉस्को पीस ट्रीटी, जिसमें फिनलैंड को अपनी 9% ट्रीटी देनी पड़ी थी यूएसएसआर को। तो यहाँ पे फिनलैंड के ऊपर बहुत बड़ा जख्म है, बहुत बड़ा फिनलैंड के ऊपर जो है इस बात को लेकर के आज तक भी फिनलैंड के लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है कि 9% ट्रीटी हमारी यूएसएसआर लेके गया था। बाद में आगे चल करके 1 साल के बाद 1940 में फिनलैंड ने साथ दिया था जर्मन नाजीज का। फिनलैंड ने जर्मनी को सपोर्ट किया था और साथ में मिलकर के अटैक किया था इस पूरे एरिया के अंदर। बाद में जब जर्मनी हार गया, आफ्टर द जर्मन्स लॉस्ट द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जब जर्मनी हार गया तो फिनलैंड के साथ पास भी कोई ऑप्शन बचा नहीं और जबरदस्ती जो है इस 1340 किलोमीटर की जो बाउंड्री है फिनलैंड की और रशिया की, वो सेटल की गई। ठीक है, तो यहां से लेकिन अभी भी जो 9% जो टेरिटरीज है वो यूएसएसआर यानी अब फिलहाल रशिया के कब्जे में है, जिसको फिनलैंड आज भी याद रखता है। तो ये आप इस बात को समझिए। लेकिन ऐसा, इसमें एक चीज मैंने आपको बताया कि नाटो मेंबरशिप अप्लाई करने में और मिलने में फर्क है। ठीक है, नॉर्मली 1 साल 2 साल का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज अप्लाई करें और कल ही आपका अप्लाई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत जरूरी है जब सारे मेंबर जो हैं वो कंसेंट दें, सारे मेंबर एग्री करें कि हाँ बिल्कुल जो है हम जो है मतलब अलाउ करते हैं एंड वी वांट दीज कंट्रीज टू बी पार्ट ऑफ अस। लेकिन यहाँ पे देखिए टर्की जो कि एक ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, टर्की पूरी तरह से अपोज कर रहा है कि किसी भी नॉर्डिक कंट्री को जो है मेंबर नहीं बनाना चाहिए नाटो का। जबकि ये स्टैंड है टर्की का। लेकिन यूएसए और यूके वो लगातार पुश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, अब हमें जो है नाटो को एक्सपैंड करेंगे और वो पूरा इंटरेस्टेड है इस चीज में। जबकि जर्मनी और फ्रांस जो खुद भी मेंबर है नाटो के, वो अभी भी बहुत ज्यादा कॉशियसली इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि एक और नाटो की मेंबरशिप जो है वो इनस्टेबिलिटी कॉज कर दे रहा है। यूरोप के पास यार ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम है। आज जो यूरोप है
यूरोप के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम है। यूरोप डीपॉपुलेशन से अपने आप को बचाना चाहता है, यहाँ पे आबादी लगातार कम हो रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है एजिंग पॉपुलेशन की, उनको सॉल्व करना है, एजिंग पॉपुलेशन का केस। इसके अलावा यूरोप के अंदर एक ऑल टाइम एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है। इनके सामने दुनिया भर के एफटीए पेंडिंग है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यूरोप हैज टू सॉल्व, राइट। लेकिन ऐसे में यूरोप की इंस्टेबिलिटी अगर हो जाएगी किसी भी एक गलत फैसले से, किसी भी एक और नाटो के मेंबर से, वो सभी यूरोप की कंट्रीज पे उसका रेपरकशन आएगा, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखो, यूरोप की इंस्टेबिलिटी पे की वजह से यूएसए को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूएसए के पास अपने बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके साथ वो बाद में भी डील कर सकता है, लेकिन यूरोप की इंस्टेबिलिटी का सबसे नुकसान जो होगा, पूरी यूरोपियन यूनियन को झेलना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पे ये बात में कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिर क्या फायदा होगा लिटरली फिनलैंड स्वीडन को ऐड किया जाए या ना ऐड किया जाए। हाँ, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे जरूर सामने आया है, देयर इज अ बिगर क्वेश्चन, और वो बिगर क्वेश्चन ये है, इन कंट्रीज के सामने भी और पूरे यूरोप के सामने भी ये पूरा सवाल उठता है that whether another round of expansion of the NATO would help bring in peace and stability in Europe। कि क्या सच में एक और राउंड ऑफ एक्सपेंशन, 2-3 कंट्रीज को और ऐड करना, क्या सच में यूरोप के अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आएगा कि इनस्टेबिलिटी लेकर के आएगा? ये चीज यूएसए के नजरिए से मत देखो, ये यूरोप को अपने खुद के फैसले पे सोचना होगा, ये यूरोप का अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी कुछ भी होगा, वो यूरोप के लोगों को ही फेस करना है। और ये सिचुएशन हमें वहां लेकर के जा रही है। आप याद कीजिए, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, वर्ल्ड वॉर 1 में जो पहला वर्ल्ड वॉर था, प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप सिक्योरिटी कंपटीशन, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हर कंट्री सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर के, अपनी अपने विद इन इनसिक्योरिटीज को लेकर के, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए टू मच कॉशियस हो गई थी और टू मच एग्रेसिव वे अपना रही थी। दुनिया फिर से एक बार दोस्तों, आज 108 साल हो गए हैं, 108 साल पहले जो गलती दुनिया ने की थी, आज दुनिया वही गलती फिर से करने जा रही है। 108 साल पहले हम लोगों ने जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 को कॉज किया, वन ऑफ द कॉजिंग फैक्टर था ये कंट्रीज की ग्रुपिंग्स, ये कंट्रीज की बॉर्डर इनसिक्योरिटीज, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन सिक्योरिटी को लेकर के, ये वही गलतियां हैं जो 108 साल पहले हमने की और जिससे दुनिया ने पहला विश्व युद्ध देखा। और ये चीज अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें एफर्ट करने होंगे, बिकॉज ये जो अभी पूरा डिसीजन है, ये जो फिनलैंड का डिसीजन आया है, ये कुछ नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट द करंट क्राइसिस, जो ऑलरेडी करंट क्राइसिस है, जो आज बहुत ही खराब रिश्ते हैं रशिया के और नाटो के। रशिया और नाटो दोनों ही न्यूक्लियर केपेबल ग्रुप से, याद रखिएगा, ना रशिया पीछे हटेगा अगर कल को न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना पड़े, और ना नाटो 2 बार सोचेगा। नुकसान किसका होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस किसको झेलने पड़ेंगे? आम आदमियों को। एक कॉमन मैन कितना फेस करेगा? और ये इस तरह के डिसीजंस, ये फ्यूल टू फायर जो है, ये एक्चुअली एक्सेलरेट ही करेंगे ऑलरेडी टेंशन लेवल को। तो ऐसे में ये बहुत सिंपल सी बात है गाइस, कि ऑलरेडी बहुत सारे नाटो एक्सपेंशन हो चुके हैं। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन भी है, आखिरी बार नाटो को एक्सपैंड 2020 में किया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल भी है रशिया के लिए। रशिया ऐसी बात को कहता है कि भाई, आप जितनी बार भी नाटो को एक्सपैंड करते हो, आप दुनिया को वर्ल्ड वॉर के एक कदम और करीब लेकर के जाते हो। और ये दोस्तों, आज जो सिचुएशन है, जो पूरी दुनिया में यूरोप के सामने जो सिचुएशन है, 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद पहली बार ये मोस्ट डेंजरस मोमेंट है जो हम फेस कर रहे हैं। कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल लेने वाली चीज नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, जो मर्जी होगा देखा जाएगा, कुछ भी नहीं है। एक और वर्ल्ड वॉर, और दुनिया की सारे जो हमारे चांसेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, हर चीज अपने इतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और शायद ये अंत होगा एक सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पे समझना है, हर कंट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उसके लिए बहुत जरूरी है रशिया अपना एग्रेसिव नेचर छोड़े, रशिया इमीडिएटली इस वॉर को, यूक्रेन क्राइसिस को स्टॉप करे, और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढे ऐसे क्राइसिस का, क्योंकि जो पर्पस था रशिया का अटैक करने का, वो तो फेल हो रहा है। जो ये चाहते थे कि नाटो का एक्सपेंशन खत्म हो जाए, ना हो कभी,
उसके बराबर में तो दो और प्रॉब्लम सामने खड़ी हैं। फिनलैंड कितनों पे अटैक करोगे? फिनलैंड पे अटैक करोगे, फिर स्वीडन पे अटैक करोगे, कब तक कितने कंट्रीज पे अटैक करोगे नाटो मेंबरशिप रोकने के लिए? तो भैया सोल्यूशन जो है वो मिलिट्री फील्ड पे नहीं, सोल्यूशन टेबल पे बैठ करके सॉल्व करने में है। लॉन्ग टर्म क्राइसिस को रिजॉल्व करना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना। जंग एक ऐसी चीज है, वॉर एक ऐसी चीज है दोस्तों, वो किसी भी कीमत पे किसी के लिए भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसके अपने रेपरकशंस होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कौन सा है सबसे लेटेस्ट मेंबर नाटो का, तो राइट आंसर है नॉर्थ मैसेडोनिया। 2020 में आखिरी बार इस कंट्री को नाटो ने किया था शामिल। आपके सामने एक लिस्ट है, अगर आप चाहें इस लिस्ट को आप बाद में पढ़ सकते हैं। ये पूरा टोटल 30 मेंबर की लिस्ट है, कौन कौन सी कंट्री ने कब कब जाकर के ज्वाइन किया है, आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। मॉन्टेनिग्रो ऑप्शन 2017 का है, एल्बेनिया ने 2009 में किया था, और नॉर्थ मैसेडोनिया है वो अभी 2020 है। यूक्रेन तो खैर है ही नहीं, जो चौथा ऑप्शन हमारा था। और बाकी ये इसके बाकी फाउंडिंग मेंबर हैं, जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूके और यूएस, इन सब ने 1949 में ही अपनी मेंबरशिप जो है यहाँ पे कर दी थी। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ में अगर आप करंट अफेयर्स की और जीएस की एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में जीएस और करंट का दोनों को आप प्रिपेयर करें, वो भी सब्जेक्ट वाइज, तो आप मेरी करंट अफेयर और जीएस की बुक दिशा 365 को फॉलो कर सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर 550 से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। ये 3 बुक्स का सेट है, GS1, GS2 और GS3 का, और इसमें 750 से ज्यादा एमसीक्यूज और मेंस के क्वेश्चंस हैं, ताकि आप करंट अफेयर पढ़ें और साथ साथ उसको अप्लाई करें। इस बुक के अलावा प्रीलिम्स के लिए आप मेरी बुक 2000 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। बहुत कुछ है, ये सब्जेक्ट वाइज आपके एमसीक्यूज को स्ट्रॉन्ग करेगी। ज्योग्राफी के लिए आप मेरी बुक ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस, और इंडियन इकोनॉमी के लिए आप मेरी बुक इंडियन इकोनॉमी सिंप्लीफाइड को पढ़ सकते हैं। दीज ऑल बुक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहता है, क्योंकि मेरे एवरीडे वहां पे फ्री लेक्चर्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को कंप्लीटली समझना, तो हर दोपहर 1:30 बजे आप मेरी क्लास में आ सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है अनअकैडमी के पेज पे, सर्च करना है आशीष मलिक, वहां पे फॉलो कर लीजिए, और जो भी मेरी फ्री क्लास होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप अनअकैडमी के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के सामने अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर के आई है। अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो और कोड यूज करते हो आशीष एम लाइव, और मान लीजिए 2 साल की सब्सक्रिप्शन के बाद आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन देगा, जिसमें पूरी कॉस्ट हम बेयर करेंगे, और आपको जो है फ्री में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपने प्रिपरेशन से, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो सकें। और दोस्तों बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाला अनअकैडमी पे। इस प्राइस हाइक होने से पहले आशीष एम लाइव रेफरल कोड यूज करें, 10% पैसा भी बचाएं और मेरी गाइडेंस भी आप पाएं। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे फ्रॉम 18th मई। इससे पहले पहले सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं और क्या क्या सब्जेक्ट पे कौन कौन से वीडियोस आपको चाहिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार बना रहे इस चैनल के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।